जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे कुछ सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर ये कहें कि पेपर से पहले आपका पेपर जो है या आउट हो चुका है तो बिल्कुल दोस्तों गलत नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जो आपके परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया है कि भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरा अवस्था। तो इसमें दोस्तों भाषा अर्जन एवं भाषा विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है सर्वाधिक संवेदनशील अवधि मानी जाती है। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 और आपके सामने स्क्रीन पर। दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न जो है सही हो पा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलर वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो इसमें से आपको बताना है कि लॉरेंस कोहलर वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था इसमें से कौन सी है? सामाजिक अनुबंध अभिन्यास जो है दोस्तों नैतिक विकास की एक अवस्था है जो कि कोहलर वर्ग के द्वारा प्रस्तावित है, लॉरेंस कोहलर वर्ग के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कहा गया है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण हो सकता है? जेंडर पक्षपात का, जेंडर पहचान का, जेंडर संबद्धता का, जेंडर समरूपता का। तो एक शिक्षक है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। जहाँ पे लड़कियों लड़कों में दोनों में से किसी एक पर विशेष ध्यान दिया जाए वहाँ पे क्या होता है? जेंडर पक्षपात होता है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं कि बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? कौन सी पद्धति जो है इसमें से सबसे प्रभावशाली है? पहला है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। दूसरा ऑप्शन है कि जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। तीसरा है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। चौथा है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने और इसमें पूछा क्या गया है दोस्तों, देख लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उसके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? बिल्कुल जॉन बी वाटसन, लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलर वर्ग। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? लेव वाइगोस्की। इन्होंने क्या किया दोस्तों कि मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और जहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक की बात की जाए वो किसका सिद्धांत होता है? वो लेव वाइगोस्की का सिद्धांत तो वहाँ पे होता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है और इस प्रश्न में पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों और आपके परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल भी सकता है। जिंग सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नाजमा स्वयं से क्या करती है? कहती है कि नीला टुकड़ा जो है कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला जिसमें यह जूता पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की जो है किस तरह संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना या पाठ या आत्म केंद्रित। तो दोस्तों यहाँ पे जब बात की जा रही हो कि बच्चा जो है खुद से कोई बात करता है तो वह अपने कार्य को क्या कर रहा है? दिशा दे रहा है। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे व्यक्तिगत वाक बोलते हैं या व्यक्तिगत वार्ता बोला जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन का, अनुबंधन का, मॉडलिंग का या पाठ या ढांचा का? पाठ में ढांचा मतलब सहायता करना। तो बिल्कुल दोस्तों बच्चों को संकेत देना या आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पाठ या ढांचा का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा
जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? पहला है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण कक्षा का समावेशन और अस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल या विचारों की अनुक्रमणीयता। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है संरक्षण करना और कक्षा में समावेशन। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर इसका जो है राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन या प्रबलन। तो पियाजे का कौन सा दोस्तों इसमें से है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा जो है वो पियाजे की संरचना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। सभी प्रश्न अच्छे हैं दोस्तों और पूरा वीडियो देख लीजिएगा और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी दोस्तों हेल्पफुल साबित होने वाला है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता और भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? बिल्कुल संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता और भ्रांतियों को समझना। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? इसमें से कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि बुद्धि के बारे में कौन सा सही होगा। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत प्रशिक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है। बुद्धि क्या होती है? बहुआयामी होती है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह होती है। बिल्कुल बुद्धि क्या होती है? एक बहुआयामी होती है। बुद्धि बहुआयामी होती है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। सभी प्रश्न दोस्तों देख लीजिएगा और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। बिल्कुल इसमें से काफ़ी समाधान क्या होते हैं? मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन करती है? रूही क्या करती है दोस्तों? हमेशा एक समस्या के एक से अधिक समाधान के बारे में सोचती है और इससे काफ़ी समाधान क्या होते हैं? मौलिक होते हैं। तो रूही किन गुणों का प्रदर्शन जो है वो कर रही है? सृजनात्मक विचारक है या अभिसारिक विचारक है या अनभ्य विचारक है या आत्म केंद्रित विचारक है? तो कैसी है दोस्तों? सृजनात्मक विचारक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने कहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसमें से दोस्तों एक शिक्षक को क्या करना? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए या इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए और इन विद्यार्थियों से अपने अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, अपने शिक्षा पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके खोजना चाहिए। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए नए तरीके जो हैं उसको खोजना चाहिए। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए या तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे बात करें कि सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो एक समावेशी कक्षा है जिसमें सभी प्रकार के बच्चों का बिना किसी भेदभाव का स्वागत होता है। तो एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा दोस्तों। कौन सा? तीसरा। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गत विषयक कार्य को क्या करना? बार बार दोहराना। तो पठन वैफल्य की बात की जा रही। धारा प्रवाह पढ़ने की जो अक्षमता होती है या पढ़ने में जो गलती होती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं?
पठन वैफल्य कहा जाता है। किसी चीज़ को अटक अटक के पढ़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार की क्षमता को या लक्षण को पठन वैफल्य के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न में पहुंच चुके हैं दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत पर, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति पर, अधिकार या आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कि 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की धारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? तो वो किस पे आधारित है? अधिकार आधारित मानवतावादी क्या है? परिप्रेक्ष्य। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है? तो संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न जो हैं वो सही हो पा रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए या बार बार याद करने के बाद एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए? प्रतिकूल परिणाम व उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए तो बच्चों के सिद्धांतों को बच्चों को भगवान समझना है और वो जो भी कहते हैं उसको स्वीकार करना है। तो बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा करना गलत है, निगेटिव वर्ड है। उन्हें दंडित करना निगेटिव है, बार बार याद करने की बात निगेटिव है। तो बस एक ही बच जा रहा है ऑप्शन नंबर 4, ये बिल्कुल सही है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना। तो छात्र केंद्रित शिक्षा छात्र की क्या विशेषता है? बिल्कुल, यहाँ पे बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ठीक, यहाँ पे बच्चों के अनुभवों की प्रमुखता देने की बात की जा रही है। उसके अलावा केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर की बात की जाए तो निगेटिव वर्ड है। तो पाठ्य पुस्तक क्या होते हैं? निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो गलत काट दीजिए। याद करने की बात है तो गलत है आपका। योग्यता के आधार पर बच्चों को रैंकिंग करना या उनके बांटना, ये भी क्या है? निगेटिव है। तो एक ही आपका बच रहा है, वही क्या हो जाएगा? सही होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है और इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं, पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं या संबंधित नहीं हैं? तो संवेग और संज्ञान एक दूसरे में क्या हैं? सन्निहित हैं। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो संरचना सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो बिल्कुल अधिगम क्या है? सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की एक प्रकार की क्या है? प्रक्रिया है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रभावशाली तरीका है, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, यह अवधारणाओं के समझ में अभाव पैदा करता है, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक या प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ज्ञान केंद्रित करता है। तो बिल्कुल यहाँ पे अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह क्या है? एक प्रकार की प्रभावशाली तरीका या प्रभावशाली युक्ति है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे और इसमें पूछा गया कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना,
एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बाहरी अपेड़ा कम होती है, आंतरिक अपेड़ा बढ़ती है, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है, अधिगम में बच्चों को स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा जो है कम होती है। तो बिल्कुल दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा कि बच्चों को लगातार पुरस्कार या दंड देने से क्या होता है कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा जो है वो कम हो जाती है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? कौन सी प्रथाएं हैं जो कि सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड या सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुल्यात्मक मूल्यांकन। तो कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो इसमें से बढ़ावा देने वाले जो हैं वो कौन सी है दोस्तों? सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान देके, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। बिल्कुल दोस्तों जहाँ पे बच्चों को अवसर देने की बात आ जाए या बच्चों को प्रमुखता देने की बात आए जो वही आपका बिल्कुल राइट जवाब होता है। जैसे यहाँ पे कहा गया है ना कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार से सहज या आसान बना सकता है, तो अन्वेषण और परिचर्चा के लिए उनको अवसर उपलब्ध करा के। बिल्कुल चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका भी राइट जवाब वही आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात आ जा रही है। बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है मतलब पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अब यहाँ प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, पूछा गया कि निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास जो है तीव्र गति से घटित होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में, किशोरावस्था एवं वयस्कता में। तो किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास जो है तीव्र गति से होता है? तो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे तीव्र गति से घटित होता है। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन प्रयत्न होता है, विकास परिवर्त्य होता है, विकास अनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक होता है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। ठीक है, बिल्कुल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या होता है? वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। बिल्कुल, तो व्यक्ति विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण यही होता है कि आनुवंशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया जो है सबसे प्राथमिक कारण होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण? द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण क्या है? परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 होगा कि प्राथमिक कारक जो होता है आपका परिवार होता है और द्वितीयक समाजीकरण जो होता है विद्यालय एवं मीडिया होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा दोस्तों।